साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत और फ्रांस ने रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, इस रोड मैप के उद्देश्य क्या हैं? तो ब्लू इकोनॉमी पर द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना, दूसरा कानून के शासन के आधार पर ओशन गवर्नेंस की एक साझा योजना बनाना तथा सतत और लोचशील तटीय एवं जलमार्ग संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अब इस रोड मैप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर भारत फ्रांस साझेदारी स्थापित की जाएगी तथा संस्थागत रूप में इसमें क्या होगा? तो वार्षिक आधार पर इसको मतलब एक संस्थागत रूप दिया जाएगा। इसके तहत वार्षिक आधार पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। इस वार्ता में दोनों पक्ष अपनी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा वह सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेंगे, साथ ही मौजूदा तथा भावी प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तीसरा, आर्थिक के संदर्भ में तो परस्पर आर्थिक विनिमय गतिविधियों के विकास में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा, बुनियादी ढांचा के संबंध में तो दोनों पक्ष तटीय और जलमार्ग आधारित संधारणीय एवं लचीली अवसंरचना पर सहयोग करेंगे। चौथा, वैज्ञानिक और शैक्षिक संदर्भ में तो समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे समुद्री संस्थानों व जैव विविधता की निगरानी, संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित होगा। आगे चलते हैं, भारत फ्रांस सहयोग के क्षेत्रों की यदि बात करें तो इसको आप 3 सेक्शन में देख सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में और भू सामरिक क्षेत्र में। तो रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है। इसके अलावा भारत ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत P-75 प्रोजेक्ट के तहत 6 जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां वो बनाई जाएंगी। दूसरा, अंतरिक्ष के संबंध में तो भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरा, भू सामरिक तो दोनों देश एक स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है, जिसे हिंदी में नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग से है। ऐसा महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए किया जाएगा। इसका भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 4.1% का हिस्सा है। मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में खनन तथा अपतटीय तेल और गैस भारत की ब्लू इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रारूप इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 जारी की है। तो देखिए, यह नीति मौजूदा सरकारी नीतियों कौन कौन सी? राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति या इंग्लिश में कहें तो नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी तथा ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया को अपडेट करेगी। यह नीति केंद्र सरकार और अधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पन्न, निर्मित, एकत्रित या संग्रहित सभी डेटा एवं सूचनाओं पर लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता में व्यापक बदलाव लाना है। इससे सामाजिक परिवर्तन को बड़े पैमाने पर प्रेरित किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के डेटा को भारत के कानूनी ढांचे, उसकी नीतियों, कानून और मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत साझा किया जाएगा। इस नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो सबसे पहली चीज है संस्थागत रूपरेखा। तो इसके तहत क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडिया डेटा ऑफिस स्थापित करेगी। यह कार्यालय डेटा तक पहुंच और इसे साझा करने के तंत्र को सुव्यवस्थित एवं समेकित करेगा। दूसरा, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में डेटा प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तीसरा, भारतीय डेटा परिषद गठित की जाएगी। तो यह संस्थागत रूप दिया जाएगा इसके तहत। और अगली जो विशेषता है वह है डेटा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। तो प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग द्वारा एकत्रित, सृजित एवं संग्रहित सभी डेटा मुक्त एवं साझा करने योग्य होंगे। इसमें कुछ नकारात्मक डेटा सूचियां को शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, जिन विस्तृत डेटाबेस का मूल्यवर्धन किया गया है सरकार उनका क्या करेगी? मुद्रीकरण करेगी। अगला पॉइंट है सरकारों के मध्य डेटा साझाकरण के संबंध में तो प्रत्येक मंत्रालय विभाग मौजूदा डेटा परिसंपत्तियों की पहचान करेगा, साथ ही विस्तृत खोज योग्य डेटा सूची बनाएगा और प्रत्येक मंत्रालय विभाग डेटा संग्रहित रखने की अवधि निर्धारित करेगा। अब बात कर लेते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा के महत्व के बारे में। तो देखिए, पहला महत्व यह है कि यह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करता है। दूसरा, दक्षता और नवाचार को बढ़ाता है। तीसरा, नीति निर्माण और कार्यक्रम मूल्यांकन में सुधार करता है। चौथा, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, इत्यादि। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए,
हाल ही में सीबीआई ने सूरत स्थित एक कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। बैंक धोखाधड़ी होता क्या है? तो बैंक धोखाधड़ी एक वित्तीय या बैंकिंग संस्थान से अवैध तरीकों से धन या संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास है। इन गैर कानूनी तरीकों में डेटा चोरी, साइबर अपराध, बही खातों में हेरफेर, जाली दस्तावेज का प्रयोग करना आदि भी शामिल है। आरबीआई की ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,071 मामले सामने आए हैं। और ये मामले जो हैं, ये मामले एक वर्ष पहले की अवधि के 3,499 मामलों से अधिक हैं। हालांकि धोखाधड़ी में शामिल राशि 64,621 करोड़ रुपए से घट करके ये 36,342 करोड़ रुपए हो गई। मतलब मामले तो बढ़े, परंतु जो इसमें पैसे की धोखाधड़ी हुई राशि जो है वो कम हुई है। बैंकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि के कारणों में शामिल क्या है? मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बैंकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि होती है? तो पहला, प्रक्रियाओं में शामिल कर्मचारियों के साथ साथ निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों द्वारा भी निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के पालन में लापरवाही की जाती है। दूसरा, नियंत्रक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित प्रतिलाभों की समय पर प्राप्तियों और उनकी जांच प्रक्रिया की निगरानी करने में लापरवाही की जाती है। तीसरा, प्रक्रिया में शामिल बेईमान व्यक्तियों द्वारा प्रणाली में व्याप्त कमियों का लाभ उठाकर की गई धोखाधड़ी भी इसमें शामिल है। साथ ही कर्मचारियों के नियमित स्थानांतरण का अभाव भी इस तरह की धोखाधड़ी में वृद्धि करता है। धोखाधड़ी को रोकने के क्या उपाय हैं? तो उसके साथ सरकारी बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, अपने ग्राहक को जानो अर्थात केवाईसी नो योर कस्टमर मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा, बैंकों को सतर्क रहते हुए नियमित रूप से सभी खातों की निगरानी करते रहना चाहिए। चौथा, व्यापारिक हितों वाले लोगों को बैंक, बोर्ड आदि में शामिल होने से रोका जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में व्यापक और सुपरिभाषित कानूनों के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित अन्य मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में याचिका में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वो क्या है? पहला, रंगनाथ मिश्रा मामले में उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया था कि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी और सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधित है। तीसरा, वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता की आड़ में विरोध की गैर कानूनी प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करने हेतु सड़क और रेल मार्गों को अवरुद्ध किया जा रहा है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तनीय बनाने में जो मुद्दे शामिल हैं वे हैं मूल रूप से नागरिकों के नैतिक दायित्व के। इसके अलावा ये ऐसे मूल्यों का उल्लेख करते हैं जो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं का हिस्सा रहे हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में सम्मिलित किया गया था। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू नहीं किए गए हैं तथा मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है और मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। अब मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं एक बार। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन जो 11 कर्तव्य बताए जा रहे हैं उनका वो पालन करे। पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। यह भावना धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे व उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। 11वां, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने
बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह जो 11वां कर्तव्य है यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन BIM की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखेगी। देखिए, सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने से संबंधित है। योजना के तहत सीमा पर बाड़बंदी, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकसियों एवं कंपनी ऑपरेटिंग बेस जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की जाएगी। योजना का महत्व क्या है? इस योजना से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और चौकसी में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं भारत के लिए सीमा अवसंरचना का महत्व क्या है। देखिए, बख्तरबंद वाहनों सहित सैनिकों की शीघ्र तैनाती में मदद मिलेगी। दूसरा, तस्करी, अवैध घुसपैठ, जाली मुद्रा आदि जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा, सभी मौसमों में कारगर संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। चौथा, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार होगा। पांचवा, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सीमा प्रबंधन के लिए की गई अन्य पहलों की बात करें तो पहला है जम्मू सीमा पर गतिविधियों की निगरानी के लिए संचार और निगरानी उपकरणों का एकीकरण किया गया है। इस प्रकार यह सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत किए जाने का प्रयास है। दूसरा, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली सीमा पार अपराधों का पता लगाने और उनसे निपटने में सीमा सुरक्षा बल की क्षमता में सुधार करती है। तीसरा, गृह मंत्रालय ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा रहा है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड QIT, तो इसका पूरा नाम है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक ये लाया गया। इससे भारत बांग्लादेश सीमाओं से जुड़े नदी क्षेत्रों को सुरक्षा तकनीकों से लैस किया जा सकेगा। आगे चलते हैं, आगे जो चीजें सुर्खियों में रही उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सरकार ने छात्रवृत्ति पर रोक लगाई। कौन सी छात्रवृत्ति पर? तो देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के तहत चुने गए भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं शोध करने से प्रतिबंधित करने की नई नीति जारी की है। यह नीति भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक अध्ययन के विषयों पर लागू है। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति यह अनुसूचित जाति, विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक शिल्पी समुदाय से संबंधित छात्रों को प्रदान की जाती है। सरकार के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय संस्थान या विश्वविद्यालय अपने विदेशी समकक्ष विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल हैं। इसके अलावा छात्रों को भारतीय शिक्षकों से अधिक व्यवहारिक विशेषज्ञता और ज्ञान प्राप्त होगा। भारतीय शिक्षकों के पास भारत के संदर्भ में विदेशी शिक्षकों की तुलना में अधिक अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान है। आगे बात करते हैं डोनेस्टक एवं लुहांस्क क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों डोनेस्टक और लुहांस्क को मान्यता प्रदान की है। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, ये दो क्षेत्र दिखाए गए हैं। डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में यूक्रेन नियंत्रित भागों के साथ साथ अलगाववादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल है। इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कोयला खनन और इस्पात उत्पादन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत काल के दौरान इन क्षेत्रों में रूसी श्रमिक प्रवासियों के रूप में बस गए थे, इसलिए यहां रहने वाले अधिकांश लोग रूसी भाषा बोलते हैं। आगे बात करते हैं सह स्थान सुविधाएं, को लोकेशन फैसिलिटीज के बारे में। देखिए, सह स्थान या को लोकेशन सुविधाएं एक्सचेंज सर्वर के ठीक बगल में होती हैं। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में स्थित समर्पित स्थान है। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी और एल्गो ट्रेडर अपने सिस्टम या प्रोग्राम्स को स्थापित कर सकते हैं। सह स्थान सुविधा स्टॉक एक्सचेंज सर्वर के अत्यधिक निकट होने का लाभ प्रदान करती है। अन्य व्यापारियों की तुलना में सह स्थान वाले व्यापारियों को निष्पादन में अधिक देरी का सामना नहीं करना पड़ता है। हाल ही में सह स्थान सुविधाओं से जुड़ा घोटाला सामने आया है। इसके तहत एक व्यापारिक सदस्य को वर्ष 2012 से 2014 के बीच अनुचित पहुंच प्रदान की गई थी। इस दौरान वह सदस्य पहले लॉगिन करने और दूसरों से पहले डेटा प्राप्त करने में सक्षम था। आगे बात कर लेते हैं पनऋतु काजू के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु स्थित काजू प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों ने पनऋतु काजू के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग की मांग की है। ये जो पनऋतु काजू है को कुड्डा लोर के सोने की खान के रूप में भी जाना जाता है। विशेष स्वाद और गुणवत्ता के कारण पनऋतु काजू की मांग बहुत अधिक रहती है। अब GI टैग की बात करें तो एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण या प्रतिष्ठा होती है। माल का भौगोलिक उपदर्शन
रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित जीआई टैग के पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। आगे बात कर लेते हैं रूपांतरण चिकित्सा के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कहा है कि भारत में रूपांतरण चिकित्सा प्रतिबंधित है। ठीक है, कन्वर्जन थेरेपी, रूपांतरण चिकित्सा को कभी कभी रिपैरेटिव थेरेपी या गे क्योर थेरेपी भी कहा जाता है। यह चिकित्सा किसी के यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को बदलने का प्रयास करती है। विश्व के कई देशों जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चिली आदि ने रूपांतरण चिकित्सा पर आपराधिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आगे बात करते हैं अवलोकितेश्वर के बारे में। भारतीय अधिकारियों को 1200 वर्ष पुरानी एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 2 दशक से भी अधिक समय पहले बिहार के देवीस्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी। इस प्रतिमा को अवलोकितेश्वर पद्म पाणी की मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध को अपने बाएं हाथ में एक खिले हुए कमल को पकड़े हुए दिखाया गया है। इसमें उनके पैरों के समीप 2 महिलाएं परिचारिकाएं भी हैं। और लोकितेश्वर जो है अनंत करुणा के बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व क्या होते हैं? तो बोधिसत्व प्रभुत्व व्यक्तित्व होते हैं जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करने से अस्वीकार कर दिया, मतलब प्रवेश करने से मना कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, अवलोकितेश्वर ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। व्यंजन द्वादशी के बारे में बात करें तो यह वैष्णव द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन अर्थात द्वादशी को मनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पकवान, उड़िया में व्यंजन बोलते हैं, बनाकर उत्सव मनाया जाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार जब यशोदा माता देखती हैं कि कृष्ण का शरीर कमजोर पड़ गया है तो वह कृष्ण को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक एवं स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हैं। इस प्रथा को मध्यकालीन संत चैतन्य महाप्रभु ने पुरी के वैष्णव मठों में फिर से शुरू किया। वह लगभग 500 वर्ष पहले पुरी पहुंचे थे। व्यंजन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सारी सामग्री भक्तों के दान से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, कुछ चर्चित व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं शकुंतला चौधरी की। तो शकुंतला चौधरी जो है ये असम के कामरूप जिले से संबंधित थी। यह एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 1947 में असम स्थित कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में शामिल हुई थी। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट को सरनिया आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहां उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था। यह जो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट है, इसकी स्थापना 1945 में स्वयं गांधी जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। इसका मुख्यालय इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है और भारत के 22 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त शकुंतला चौधरी जो है ये असम में भूदान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा उन्होंने देवनागरी को बढ़ावा देने के लिए देवनागरी लिपि में एक मासिक पत्रिका असमिया विश्वनगरी की शुरुआत की थी। इनके मूल्यों में वह करुणा, देखभाल, समर्पण, भक्ति, दयालुता और निस्वार्थता जैसे गुणों वाली महिला थी। आगे बात कर लेते हैं नवीन चंद्र सेन के बारे में। इनकी 175वीं जयंती मनाई गई है। तो नवीन चंद्र सेन एक क्रांतिकारी बंगाली कवि और लेखक थे। उन्होंने प्लासी के युद्ध और भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन को अ नाइट ऑफ इंटरनल ग्लूम के रूप में वर्णित किया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदानों की बात करें तो पद्य के रूप में लिखित उपन्यास भानुमति और उनकी यात्रा का संस्मरण प्रभा शेर पत्र। इसके अलावा उन्होंने एक 5 खंडों की आत्मकथा अमर जीवन माई लाइफ लिखी थी। यह 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाली इतिहासकारों की सामाजिक आकांक्षाओं और तत्कालीन राजनीतिक कालक्रम का उल्लेख करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।